हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ट्वेल्थ बायोलॉजी में। जो एमसीक्यू आने हैं आपके फाइनल एग्जाम में 10 नंबर के जो 10 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आज उनको लेकर अपने एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके सिलेबस में टोटल 10 यूनिट्स हैं और सभी यूनिट्स को एक एक करके अपने उनके जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको अपने डिस्कस करेंगे। इनसे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आप एमसीक्यू करोगे तो साथ में ही आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे और साथ ही साथ आपका जो रिवीजन है वो भी होता जाएगा। ठीक है, तो आपको जो टाइम शेड्यूल डाला था मैंने, तो आप उसी के अकॉर्डिंग पहले अपना मैटर जो है वो प्रिपेयर कर लें और फिर इस वीडियो को देखकर साथ साथ अपनी तैयारी को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए शुरू करते हैं अपने। सबसे पहला क्वेश्चन है, मालवेसी कुल में प्राकोष होता है। आप जानते हैं कि सामान्यतः जो आवर्तबीजी पादप हैं उनका प्राकोष जो है वो द्विपालित होता है। ठीक है, इस प्रकार की जो संरचना होती है, दो पालियां होती हैं, एक ए वाली और एक ए वाली। लेकिन मालवेसी कुल की ये विशेषता है कि मालवेसी कुल का जो प्राकोष है वो एक पालित होता है, यानी एक ही लोब्स प्रेजेंट होती है और इसी के अंदर दो लघु बीजाणुदानियां जो है वो उपस्थित होती हैं। जबकि दूसरे जो आवर्तबीजी हैं उनमें लघु बीजाणुदानियों की संख्या जो है वो 4 होती है, यानी हर एक पाली के अंदर कितनी होती है? 2। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास द्विपालित नहीं होगा, जब क्या होगा? एक पालित होगा। ठीक है, पहले का। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, प्राकोष भित्ति का कौन सा स्तर आर्द्रता ग्राही होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो, प्राकोष भित्ति जो है वो 4 स्तर होते हैं उसमें। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस है, फिर उसके नीचे एक परत जो है वो एंडोथीशियम या अंतःथीशियम उसकी पाई जाती है, फिर 2 से 3 परतें जो है वो मध्य स्तर होते हैं और उसके नीचे होती है टेपिटम, और टेपिटम के बिल्कुल अंदर पाई जाती है बीजाणुजनक कोशिकाएं जिनसे लघु बीजाणुओं का निर्माण होना होता है। तो ये 4 जो है ये परतें हैं। पहली एपिडर्मिस है, सेकंड वाली जो है ये एंडोथीशियम है, थर्ड वाली जो है ये मिडल लेयर बोलते हैं इनको, और फोर्थ जो है ये टेपिटम है। अब अपने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्तर आर्द्रता ग्राही, यानी कि आर्द्रता को ग्रहण करने वाला कौन सा है, हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति का कौन सा है? तो जो सेकंड परत है एंडोथीशियम, ये इसमें अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती हैं। यहाँ से आपका ये भी क्लियर हो गया कि अगर आपसे पूछे कि अल्फा सेलुलोज की पट्टियां किस में पाई जाती हैं तो एंडोथीशियम में। और सेलुलोज आपको पता है कि पानी को क्या कर सकता है? अवशोषित कर सकता है। तो यही परत है एंडोथीशियम, अंतःथीशियम, जो पानी को या आर्द्रता ग्राही नेचर की होती है। और इसका रीजन ये है कि जब प्राकोष परिपक्व हो जाता है तो ये अपनी आर्द्रता ग्राही प्रकृति के होने के कारण प्राकोष के स्फुटन में, यानी प्राकोष के फटने में, ताकि उनसे परागकण बाहर जा सके, इस काम हेतु ये परत जो है वो सहायता करती है। तो ये क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो है, प्राकोष भित्ति के सबसे भीतरी स्तर टेपिटम का क्या कार्य है? अभी मैंने आपको बताया था कि प्राकोष में 4 भित्तियां होती हैं, उसकी प्राकोष भित्तियां जो है वो 4 तरह की होती हैं, जिससे सबसे भीतरी स्तर जो है उसको कहा जाता है टेपिटम। टेपिटम का काम क्या है? टेपिटम के बिल्कुल नीचे जो कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं बीजाणुजनक कोशिकाएं, और ये बीजाणुजनक कोशिकाएं जो हैं वो निर्माण करती हैं परागकणों का, और उन विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का जो काम है वो करती है टेपिटम। ये 2 तरह की होती है। टेपिटम जो है ये जब आपको ये चैप्टर करवाया था सेकंड वाला तो वहाँ अच्छे से करवाया हुआ है। तो टेपिटम जो है ये क्या करती है? विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है। इसके और भी काम है, लेकिन मुख्य काम जो है वो विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। चौथा क्वेश्चन जो है वो है, आवर्त बीजियों में लघु बीजाणु चतुष्क को परिबद्ध करने वाली भित्ति किसकी बनी होती है? अब ये लघु बीजाणु चतुष्क क्या है कि जब एमएमसी से, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, और वो चारों के चारों लघु बीजाणु जो हैं वो अलग अलग तरीके से आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ये जो चारों के चारों आपस में जुड़े हुए हैं जिस पदार्थ द्वारा, उस पदार्थ का नाम पूछा गया है। ये चारों के चारों जिस पदार्थ द्वारा जुड़े होते हैं उसका नाम है कैलोज। ये कैलोज नामक पदार्थ के द्वारा आपस में चारों के चारों जुड़े होते हैं। और इसी से आपका अगला क्वेश्चन
इनको अलग करने वाला जो एंजाइम है वो है कैलेज एंजाइम। और इस कैलेज एंजाइम का स्त्राव करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो भी कौन होती हैं? टेपिटम। यानी टेपिटम कैलेज एंजाइम का स्त्राव करती है, जिससे ये कैलोज जो है घुल जाता है और चारों के चारों जो लघु बीजाणु हैं वो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम इनको अलग करता है? कैलेज। उसका स्त्राव किसके द्वारा किया जाता है? टेपिटम के द्वारा। और कौन से पदार्थ से जुड़े होते हैं ये? कैलोज द्वारा जुड़े होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। परागकण परस्पर मिलकर परागपिंड का निर्माण करते हैं। यानी कि परागपिंड का निर्माण जो है, परागपिंड जो संरचना है, ये किसमें दिखाई देती है? देखिए, सामान्यतः अभी अपने देखा था कि चार चार जो हैं चतुष्क के रूप में मिलते हैं। तो अगर परागकण आपस में मिलकर एक संरचना बना लें और इस संरचना को कहा जाता है परागपिंड या पोलिनियम। ये संरचना किसमें पाई जाती है? ऐसी आपकी बुक के अंदर एक अच्छा डायग्राम भी बना हुआ है इसका। तो परागपिंड या पोलिनियम जो संरचना है ये पाई जाती है आँख के अंदर, कैलोट्रोपिस के अंदर। और यहीं पर अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि परागकण जो चतुष्क थे, यानी कि ये ऐसे के ऐसे ही बहुत सारे चतुष्क आपस में मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं और उनसे जो संरचना बनती है उसको कहा जाता है संयुक्त परागकण। उसका नाम क्या है? संयुक्त परागकण। और ये जो संयुक्त परागकण संरचना है ये पाई जाती है ड्रोसेरा के अंदर और टाइफा के अंदर। तो दो क्वेश्चन, अगर तो पूछा जाए परागपिंड या पोलिनियम संरचना जिसमें सिंगल सिंगल जो परागकण आपस में जुड़े होते हैं, उस संरचना को तो वो संरचना तो पाई जाती है आँख में और उसको कहा जाता है परागपिंड या पोलिनियम। और अगर पूछ लिया जाए कि जो परागकण चतुष्क हैं वो आपस में मिलकर संयुक्त परागकण का निर्माण करते हैं, ये किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ड्रोसेरा के अंदर पाया जाता है, ऐसा टाइफा के अंदर पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास वो है परागकण की भौतिक अथवा जैविक अपघटन से सुरक्षा करने वाला पदार्थ है। देखो, परागकण जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा पहुंचते हैं। तो उन परागकणों का कहीं रास्ते में अपघटन ना हो जाए, यानी परागकण जो है वो नष्ट ना हो जाए, ऐसा करने से उनकी रक्षा करने वाला जो पदार्थ है उसका नाम पूछा है। तो आपको बताया था पहले जब अपने ये टॉपिक डिस्कस किया है कि परागकण के ऊपर दो तरह की भित्तियां पाई जाती हैं, जिसमें बाहर वाली भित्ति जो है उसको एक्साइन बोलते हैं, बाह्य चोल, और ये जो होती है ये इंटाइन होती है, अंतःचोल। बाह्य चोल जो होता है वो उसमें एक पदार्थ उपस्थित होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन, और यही वो पदार्थ है जो परागकण की भौतिक व जैविक अपघटन से सुरक्षा करता है। अब जो ये अंतःभित्ति है इसकी, अंतःचोल जिसको बोला है, अगर ये पूछ लिया जाए किसका बना होता है, बाह्यचोल तो हो ही गया, किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का। अंतःचोल जो है ये बना होता है पेक्टिन का और प्लस में सेल्यूलोज का। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ से, बाह्यचोल बना होता है स्पोरोपोलिन का और ये स्पोरोपोलिन का कार्य पूछ लिया जाए तो ये क्वेश्चन ही कार्य हो जाएगा, परागकण की भौतिक और जैविक अपघटन से सुरक्षा करना इसका काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी ये भी कर सकते हो कि स्पोरोपोलिन का स्राव किसके द्वारा किया जाता है? इस स्पोरोपोलिन जो परागकण की बाहरी सतह का निर्माण करता है, इसका स्राव करने वाली कोशिकाएं भी कौन सी होती हैं? टेपिटम होती हैं। तो टेपिटम के कार्य भी साथ साथ में हो रहे हैं, तीन काम हो चुके हैं आपके पास टेपिटम के। इससे पहले सबसे पहला आपको टेपिटम का जो काम बताया था वो बताया था पोषण प्रदान करना। सेकंड आपको बताया था जिसके द्वारा जुड़े होते हैं परागकण उनको अलग करने वाला जो एंजाइम है कैलेज, उसका स्राव टेपिटम करती है। और तीसरा स्पोरोपोलिन पदार्थ जो परागकणों के बाह्यचोल का निर्माण करता है, उसका स्राव भी किसके द्वारा किया जाता है? टेपिटम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है 7 नंबर, वो है बीजांड वृंत बीजांड से जिस स्थान से जुड़ा होता है वह स्थान क्या कहलाता है? यानी कि बीजांड जो है वो बीजांड वृंत से जिस स्थान पर जुड़ा होता है उसको कहा जाता है हाइलम या नाभिका। इसको नाभिका कहा जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रूण कोश में उपस्थित अंड समुच्चय में कोशिकाओं की संख्या होती है। अंड समुच्चय में कोशिकाओं की संख्या। देखिए, अंड समुच्चय क्या होता है कि जब भ्रूण कोश का निर्माण होता है तो उसमें इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देती है। नीचे की ओर एक बड़ी कोशिका और दो इसके सहायक कोशिकाएं होती हैं और बीच में
द्विगुणित केंद्रक होता है और ऊपर की ओर भी 3 कोशिकाएं जो है वो उपस्थित होती हैं। ये नीचे जो 3 कोशिकाओं का आपको समूह दिख रहा है, इसी को कहा जाता है अंड उपकरण, एग ऑपरेटस। बीजांड द्वार वाले भाग की ओर होता है ये, जिसमें से ये दो साइड में जो कोशिकाएं हैं इनको कहा जाता है सहायक कोशिकाएं, और बीच में जो बड़ी कोशिका है इसको कहा जाता है अंड कोशिका। तो अगर तो कोशिकाओं के प्रकार पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं अंड समुच्चय में, तो प्रकार तो हैं 2, एक अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। लेकिन अगर संख्या पूछ ली जाए तो टोटल नंबर कितने हैं? 3, 2 तो सहायक कोशिकाएं हैं और एक क्या है? अंड कोशिका है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कोशिकाओं की संख्या होती है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो है आवर्त बीजियों के लगभग 82% जो फैमिलीज हैं उनमें कौन सा बीजांड पाया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो बीजांड का प्रकार है वो कौन सा पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रतीप बीजांड। सबसे ज्यादा जो बीजांड का प्रकार है आवर्त बीजियों में वो पाया जाता है प्रतीप बीजांड। और यहाँ एक इसमें यह भी याद रखना कि प्रतीप बीजांड वो होता है जिसमें बीजांड वृत्त पर 180 डिग्री घूम जाता है। ये ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है कौन से बीजांड में बीजांड जो है बीजांड वृत्त पर 180 डिग्री घूमा हुआ होता है, तो वो किस में होता है? बीजांड प्रतीप बीजांड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार में बीजांड जो है वो 360 डिग्री घूम जाता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले में अभी अपने किया है कौन सा? 180 डिग्री, और अब है कितने डिग्री? 360 डिग्री घूम जाता है। तो इसका आंसर जो है वो होता है कुंडलित बीजांड। ये कैक्टेसी फैमिली जो होती है, कैक्टेसी कुल में प्लम्बिजनेसी वगैरह में पाया जाता है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला बीजांड प्रतीप बीजांड, 180 डिग्री पर बीजांड जो है बीजांड वृत्त पर घूम जाता है प्रतीप बीजांड में, 360 डिग्री पर घूम जाता है कुंडलित बीजांड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो है परिपक्व पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में पाए जाते हैं। अभी आपने देखा था, डायग्राम बनाया था छोटा सा भ्रूणकोश का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का भ्रूणकोश होता है जिसमें नीचे 3 कोशिकाएं होती हैं, बीच में कोशिका एक होती है लेकिन उसमें केंद्रकों की संख्या 2 होती है, द्विगुणित केंद्रक हैं, और ऊपर जो है वो कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 3। तो अगर सेल गिने अपने टोटल तो 3, 3, 6 और 1, 7 कोशिकाएं तो होती हैं 7, लेकिन उनमें केंद्र कितने पाए जाते हैं? 8, 3 इसमें, 3 इनमें और 2 इसमें, 3, 3, 6 और 2, 8। तो क्या होता है? 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक, यानी परिपक्व। और इस प्रकार का जो भ्रूणकोश है उसको कहा जाता है पॉलीगोनम टाइप का भ्रूणकोश। तो आपसे पूछे पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में स्थिति क्या है, तो 7 कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं और 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है, 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे नर जननांग के अंदर या लघु बीजाणु मात्र कोशिका में? तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन। जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें बहुत बार ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें या तो परागकणों से संबंधित पूछ लेगा या अंड कोशिका के उससे संबंधित भी अपने आगे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, जब एमएमसी जो होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो एक बार अर्धसूत्री विभाजन करती है तो वो 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। तो यहां आपसे पूछा है कितने? 100। और ये 4 लघु बीजाणु जो हैं यही क्या होते हैं? 4 परागकण होते हैं। तो 1 से 4 बनते हैं, तो अपने को टोटल बनाने हैं 100। तो टोटल कितने अर्धसूत्री विभाजन हुए? 25 अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा 100 परागकणों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। फिर से लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं के जो निर्माण की प्रक्रिया है जिसको आप लघु बीजाणु जनन कहते हैं, उस प्रक्रिया में 1 एमएमसी जो है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 परागकणों का निर्माण करती है। तो 100 परागकण बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन हो जाएंगे? 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा है। आवर्त बीजियों में भ्रूणपोष, यहाँ कोष नहीं है ये ध्यान रखना, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म होता है, उसकी गुणिता पूछी गई है। तो देखिए, अपने बताया था आपको कि भ्रूणकोष जो है वो इस प्रकार की संरचना होती है। अपने भ्रूणकोष बता रहे हैं पहले, जिसमें ये द्विगुणित केंद्रक होता है, यहाँ पर अंड कोशिका, ये सहायक कोशिकाएं और इधर प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। जब परागकण का अंकुरण होता है तो पराग नली में 2 नर युग्मक आते हैं, जिसमें से एक नर युग्मक जो है वो तो इस अंड कोशिका के साथ जुड़ता है और दूसरा नर युग्मक जो है वो इस संरचना के साथ जुड़ता है जिसको आपने प्राथमिक द्विगुणित केंद्रक बोलते हैं। अब इसमें
यही संरचना जो है आगे चलकर भ्रूणपोष का निर्माण करती है। तो देखिए दो केंद्रक तो इससे पास पहले से थे, एक ये नर युग्मक वाला केंद्र इससे जुड़ा, तो केंद्रकों की संख्या कितनी होगी? 3। तो इसका मतलब आवर्त बीजियों में जो भ्रूणपोष है वो कैसा होता है? त्रिगुणित प्रकार का होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यही साथ में जो अनावर्त बीजी होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो हैं, उनका जो भ्रूणपोष है वो कैसा होता है? वो अगुणित प्रकार का होता है। ये एडिशनल क्वेश्चन है जो आपको साथ में याद रख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके 12th में ही काम आएंगे। ये क्वेश्चन आप कभी भी जो कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम दोगे, एंट्रेंस एग्जाम दोगे, जो बायोलॉजी से संबंधित होगा, सभी में ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे तरीके से काम आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो है 14 नंबर। वायु द्वारा होने वाली परागन की क्रिया कहलाती है, यानी कि एयर के थ्रू जो परागन एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंचते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एनीमोफिली। वायु परागन को क्या कहा जाता है? एनीमोफिली कहा जाता है। देखिए कोई भी प्लांट जो है, जब वायु परागन होता है जिस पौधे के अंदर, उनमें परागकण जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में बनाए जाते हैं, क्योंकि परागकण जो है वो जरूरी नहीं कि सभी परागकण जो हैं वो दूसरे पौधों पर पहुंच सकें वायु के द्वारा। तो इसमें जो ग्रहण करने वाली संरचना होती है पौधों में परागकणों को, वर्तिकाग्र, उसमें भी कुछ विशेष प्रकार के अनुकूलन देखने को मिलते हैं उनकी संरचना से संबंधित। उनकी संरचना से संबंधित भी अपने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है उसी से संबंधित है अपना। पंखनुमा यानी पक्षमाभी वर्तिकाग्र पाया जाता है। पक्षमाभी वर्तिकाग्र क्या होगा? जैसे फेदर होता है, पंख होता है, उस प्रकार का वर्तिकाग्र होता है आकृति में, ताकि जो हवा से परागकण उड़ते हुए आ रहे हैं वो परागकण उसमें फंस सकें आके। तो ये पंखनुमा या पक्षमाभी जो वर्तिकाग्र है ये पाया जाता है घास के अंदर। यहाँ आपको ऑप्शन जो है वो गेहूं भी मिल सकता है, तो गेहूं भी जो है वो घासकुल का ही सदस्य है। तो घासकुल में या गेहूं में जो वर्तिकाग्र है उसकी शेप जो है, आकृति जो है वो कैसी होती है? पंखनुमा होती है, ताकि उसमें परागकण जो है वो आकर फंस सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन जो है, ब्रश जैसा वर्तिकाग्र पाया जाता है, यानी वर्तिकाग्र जो है वो कैसा होगा? ब्रश टाइप स्ट्रक्चर का होगा, ताकि उसमें आकर परागकण जो है वो आसानी से फंस सकें। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ब्रश जैसा जो वर्तिकाग्र है ये पाया जाता है टाइफा में। तो दो क्वेश्चन हुए, पहला पंखनुमा या पक्षमाभी पूछ ले तो घासकुल में या गेहूं भी आ सकता है उसका आंसर, और ब्रश जैसा पूछ ले तो किसमें? टाइफा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिजल परागन पाया जाता है। अब ये अधिजल परागन क्या है? कि जो जल परागन होता है ये दो प्रकार का होता है। जल परागन जो है इसको दो प्रकार में बांटते हैं। एक तो होता है अधोजल, अधोजल, और सेकंड जो होता है ये होता है अधिजल। अधोजल का मतलब होता है कि परागन जो है वो भीतर हो, जल के भीतर हो, उसकी सतह के ऊपर ना होकर जल के अंदर परागन हो, उसको कहा जाता है अधोजल परागन। और अधोजल परागन तो पाया जाता है नाजास में पाया जाता है, जोस्टेरा में ऐसा देखने को मिलता है। जबकि अधिजल परागन जो है ये पानी की सतह के ऊपर होता है, पानी की ये जो सरफेस है यहाँ परागन की क्रिया हो। तो ये जो पाया जाता है अधिजल परागन ये पाया जाता है वेलिस्नेरिया में। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन होते हैं कि जल परागन कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक अधोजल और सेकंड अधिजल। जब परागन जल के भीतर हो तो उसको अधोजल, एग्जाम्पल है नाजास और जोस्टेरा, और जब सतह पर हो उसको अधिजल, और एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आप यहाँ ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है प्राग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार से होता है, इसको क्या कहते हैं? देखो प्राग नलिका जो है वो बीजांड में तीन तरीके से प्रवेश कर सकती है। पहला अध्यावरण से कर सकती है, दूसरा जो निभाग होता है चलाजा जिसको बोलते हैं वहां से प्रवेश हो सकता है, और तीसरा होता है बीजांड द्वार से। और सामान्यतः जो प्रवेश है वो बीजांड द्वार से ही होता है। तो तीनों के अलग अलग नाम है। अगर वो प्रवेश करती है बीजांड द्वार से, जो क्वेश्चन में पूछा है, तो उसको कहा जाता है पोरोगेमी। ठीक है, अगर वो प्रवेश करती है निभाग वाले भाग से, तो निभाग को इंग्लिश में चलाजा बोलते हैं, तब उसको कहा जाता है चलाजोगेमी। और अगर वो अध्यावरण इंटेगुमेंट जो है वहां से प्रवेश करती है कहीं से भी, तो उसको कहा जाता है मीजोगेमी। तो इसका आंसर जो है बीजांड द्वार से पूछा है तो हो जाएगा पोरोगेमी। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन, प्रागनलिका का बीजांड में प्रवेश तीन तरीके से हो सकता है, चलाजोगेमी यानी निभाग से प्रवेश करे, मीजोगेमी अध्यावरण से प्रवेश करे, और तीसरा पोरोगेमी बीजांड द्वार से प्रवेश करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जो है द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन लक्षण है कौन से पादपों का?
तो द्विनिषेचन पाया जाता है आवर्त बीजियों में, एंजियोस्पर्म में। अब द्विनिषेचन क्या होता है, पीछे आपको बताया था कि जो भ्रूणकोश है उसमें 7 कोशिकाएं होती हैं, जिसमें ये अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं, बीच में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बोलते हैं इसको, या द्विगुणित केंद्रक भी बोलते हैं, और ऊपर जो होती हैं वो होती हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। मैंने बताया था कि प्रागनली से 2 नर युग्मक आते हैं, जिसमें से एक तो मिलता है किसके साथ, अंड कोशिका के केंद्र के साथ, और एक मिलता है इस द्विगुणित केंद्रक वाली संरचना के साथ। तो 2 बार निषेचन हो रहा है, एक बार अंड कोशिका से मिल रहा है नर युग्मक एक तो, और दूसरा मिल रहा है इस द्विगुणित केंद्र के साथ। तो 2 बार निषेचन हो रहा है, इसी को कहा जाता है द्विनिषेचन। और ये विशेषता है कौन से पादपों की, आवर्त बीजी पादपों की, जिसमें से ये वाला जो है ये सत्य निषेचन बोलते हैं इसको, ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आगे चलकर जाइगोट का निर्माण होता है, इसलिए ये सत्य निषेचन कहलाता है या वास्तविक निषेचन कहलाता है। जबकि ऊपर वाला जो है ये वाला, इसको असत्य या अवास्तविक निषेचन कहते हैं, क्योंकि इससे आगे चलकर जाइगोट का निर्माण नहीं होता, इससे आगे चलकर एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन जो अपने पास है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिर से जो पीछे अपने ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं। आवर्त बीजियों में 100 सक्रिय अंड कोशिकाओं को बनाने में, बहुत ध्यान से पढ़ना, 100 सक्रिय एक्टिव अंड कोशिकाओं के बनने में कितने अर्धसूत्री विभाजन एमएमसी में, एमएमसी मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होंगे। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखना कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, एमएमसी जो होती है, वो एक बार में अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। लेकिन क्या होता है कि इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ कितना बचता है, 1 गुरु बीजाणु बचता है। और इसी 1 गुरु बीजाणु से निर्माण होता है आगे चलकर भ्रूणकोश का, जिसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। और इन 7 कोशिकाओं में 1 कोशिका होती है अंड कोशिका। तो यानी अपने देखें तो 1 एमएमसी में जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, बने 4 गुरु बीजाणु, लेकिन 3 तो क्या हो गए, नष्ट। तो ये 3 तो इस प्रकार की संरचना का निर्माण करेंगे नहीं, बचा कितना, सिर्फ 1। इसने ही निर्माण किया 1 अंड कोशिका का। तो आपको बनानी कितनी है, 100 सक्रिय अंड कोशिका का निर्माण करना है। तो कितने विभाजन करवाने पड़ेंगे आपको, 100 ही अर्धसूत्री विभाजन करवाने पड़ेंगे। तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है ये। अगर प्राकरणों में पूछ ले तो 25 आंसर आएगा, अगर अंड कोशिकाओं के बारे में पूछ ले तो आंसर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, नारियल का पानी उदाहरण है। देखिए भ्रूणपोष जो होता है वो 3 प्रकार का पाया जाता है आवर्त बीजियों में, जो पौधे हैं प्लांट्स के अंदर, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल। नारियल का पानी जो है ये उदाहरण होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष का, न्यूक्लियस एंडोस्पर्म का। इसमें बहुत सारे तैरते हुए आपको केंद्रक जो हैं वो पाए जाते हैं नारियल के पानी में। तो ये सिंपल फैक्ट है, याद रखना कि केंद्रकीय भ्रूणकोश उदाहरण है नारियल का पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो है परिभ्रूणपोष पाया जाता है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि परिभ्रूणपोष होता क्या है। देखो बीजांडकाय जो है, न्यूसेलस जो है, वो उनसे निर्माण होता है, वो परिवर्तन में भाग लेता है भ्रूणकोश के। ठीक है, लेकिन कभी कभी इस जो संरचना बनती है इससे, बीजांडकाय से, बीजांड नहीं ये बीजांडकाय, बीजांडकाय से जो भ्रूणपोष संरचना बनती है, पूरा बीजांडकाय इसमें परिवर्तित नहीं हो पाता, इसके चारों ओर एक पतली परत रह जाती है भ्रूणकोश के चारों ओर, और वो पतली परत जो है उसी को कहा जाता है परिभ्रूणपोष। ठीक है, यानी भ्रूणपोष के चारों ओर पाई जाने वाली जो पतली परत है उसको क्या कहलाती है, परिभ्रूणपोष कहलाती है। और ये पाया जाता है काली मिर्च के अंदर। तो एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। और परिभ्रूणपोष कहते किसको हैं, कि बीजांडकाय जो है उससे परिवर्तन जब भ्रूणपोष का होता है तो पूरा बीजांडकाय ना लगकर अगर वो भ्रूणपोष के चारों ओर पतली परत के रूप में रह जाता है तो उसे परिभ्रूणपोष कहा जाता है, और ये काली मिर्च में दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है, द्विनिषेचन की खोज किसने की। अभी अपने पढ़ के आए द्विनिषेचन होता क्या है। तो द्विनिषेचन की जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था वो था नवास्चिन, इसने खोज की थी इसकी। और प्लांट के नाम भी यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो, लीलियम और फ्रिटिलेरिया। ठीक है, तो फ्रिटिलेरिया और लीलियम नामक पादपों में द्विनिषेचन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो है अनुन्मील्यता, क्लाइस्टोगेमी किसमें पाई जाती है।
सबसे पहला तो क्या है, क्लास्टोगेमी आपको पता होना चाहिए क्या होती है, कि कुछ पादप ऐसे हैं जिनके पुष्प जो हैं वो बंद ही रहते हैं, कभी नहीं खुलते, तो उनको अनुन्मील्य पुष्प कहा जाता है। ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खुलते, कभी नहीं खिलते, हमेशा बंद रहते हैं, तो उनको अनुन्मील्य पुष्प कहा जाता है, और उन्हीं में इस प्रकार का परागण जो है वो पाया जाता है। अब देखना, अनुन्मील्यता पाई किसके पौधे में, कौन से प्लांट में, जो अपने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आंसर कौन सा है उसका, तो ये पाई जाती है वायोला में। यहाँ एक और भी वो मिल सकता था आपको, यहाँ कनकोआ, कनकोआ के अंदर भी क्लाइस्टोगेमी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो है बहुभ्रूणता का पाया जाना सामान्य लक्षण है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि बहुभ्रूणता क्या होती है। सामान्यतः प्लांट्स में एक बीज के अंदर एक ही भ्रूण पाया जाता है, लेकिन कभी कभी एक बीज में एक से ज़्यादा भ्रूणों का पाया जाना, यही कहलाता है पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। और ये सामान्य लक्षण होता है जिम्नोस्पर्म का, अनावर्त बीजियों का। हालांकि ये आवर्त बीजियों के भी कुछ पादपों में देखने को मिलती है, जैसे नींबू में मिलती है, ये तंबाकू में ऐसा मिलता है, ठीक है, जामुन के अंदर ऐसा मिलता है। तो ये भी एग्जाम्पल आवर्त बीजियों में, अगर आपसे पूछ ले कि आवर्त बीजियों में बहुभ्रूणता जिन पादपों में पाई जाती है एग्जाम्पल लिखो, तो नींबू, तंबाकू, जामुन आदि लिख सकते हो, लेकिन ये सामान्य लक्षण जो है वो है अनावर्त बीजियों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 26, अधिपादप है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि एफिफाइट्स या अधिपादप बोलते किसको हैं। यानी कि ये कोई मान लो प्लांट है, कोई बड़ा प्लांट है, और इसकी शाखाओं पर कोई उपस्थित पादप है जो अपना पोषण जो है वो सिर्फ आवास के लिए इसके ऊपर है, पोषण इस पादप से ग्रहण नहीं करता। ये सिर्फ ऐसे होते हैं कि ये ऊंचाई प्राप्त करते हैं ताकि सूर्य की किरणें इन पर पड़ सकें। घने जंगलों में जो बड़े पादप होते हैं उनकी ऊपर टहनियों वगैरह पर ये देखने को मिलते हैं। इनका जमीन से कोई संबंध नहीं होता और ना ही ये पादप से पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसको कहा जाता है अधिपादप। और अधिपादप का एग्जाम्पल है वेंडा। ठीक है, और इसके अंदर भी बहुभ्रूणता पाई जाती है। अब कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर जब ये पादप से पोषण नहीं प्राप्त कर रहे और नीचे से भी कुछ नहीं ले रहे, जमीन से संबंध नहीं है, तो फिर ये जीवित कैसे रहते हैं। तो ये जो अधिपादप होते हैं इनमें एक विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, वेलामेन उत्तक। और इस वेलामेन टिश्यू का वेलामेन उत्तक जो है ये वातावरण से आर्द्रता को, जल को ग्रहण करने की क्षमता होती है। CO2 अपने आदान प्रदान करती हैं ये रंध्रों द्वारा, और ऊपर से इनको सूर्य का प्रकाश मिलता है और उसी की उपस्थिति में ये भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो अपना आज का है वो है अरंडी में बीजांड द्वार वाले छोर पर सफ़ेद रंग की पाई जाने वाली संरचना जो है उसको क्या कहते हैं। तो ये कहलाती है क्रैंकल। इस संरचना का नाम क्या है, इसको क्रैंकल कहा जाता है। किसमें पाई जाती है, अरंडी में। कहाँ पाई जाती है, बीजांड द्वार वाले छोर की ओर। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी देखो, ये फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है एरिल। एरिल क्या होता है, एरिल लीची का खाया जाने योग्य बाग है। ये भी एक क्वेश्चन है कि लीची का खाए जाने योग्य बाग क्या होता है, तो उसको एरिल कहा जाता है। ये क्या है कि बीजांड जो होता है लीची में, जिनसे बीज का निर्माण होता है, उसके चारों ओर एक मांसल संरचना जो खाने के काम आती है उसको कहा जाता है एरिल। तो ये भी क्वेश्चन याद ध्यान रखना कि लीची का खाए योग्य जो भाग है, खाने योग्य है, उसको क्या कहा जाता है, एरिल। तो ओके स्टूडेंट्स, ये 27 क्वेश्चन थे, लेकिन इन 27 क्वेश्चन से आपके लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास जो हैं वो आपके प्रिपेयर हो गए होंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इन 27 क्वेश्चंस को करना है ताकि आपका MCQ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, इसको लाइक करना न भूलें। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।